हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मानवी कटारिया आज आपके लिए विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। फ्रायड ने 3 अवस्थाएं बताई हैं: इदम, अहम, परा अहम। तो इदम को ही हम इड बोलते हैं, अहम को हम ईगो बोलते हैं, परा अहम को हम सुपर ईगो बोलते हैं। जो इड होता है वो बाल्य अवस्था में प्रभावी होता है और जो अहम होता है वो युवावस्था में प्रभावी होता है। परा अहम होता है वो वृद्धावस्था में प्रभावी होता है। तो इड के अंदर क्या होता है कि बालक होता है वो जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, राक्षस प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी होता है, उसे अपने आप से मतलब रहता है। अहम में क्या होता है कि जो बालक होता है वो परिणाम और संतुलन बनाने का काम करता है। इड और सुपर ईगो के बीच में अहम है, वो हमेशा बैलेंस बनाने का काम करता है, प्लानिंग करता है और फिर उसका रिजल्ट भी किस में देखा जाता है? अहम के अंदर। सुपर ईगो होता है, इसमें आदर्शवादी और नैतिकता का भाव होता है। तो अपने क्वेश्चन में पूछा है कि मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है। तो जो सुपर ईगो है इसके अंदर मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलमारी से अमूल किताब नहीं पाते हैं और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने दोस्त को दिया था। यह अवस्था है कि अमूल नाम का एक व्यक्ति है, वो अलमारी में किताबें ढूंढ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है कि मैंने वो किताब कहाँ रख दी। फिर जब उसे याद आता है कि वो किताब उसने अपने दोस्त को दी थी, तो उस अवस्था के बारे में पूछा है। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रायड थे वो ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे। इन्होंने मन के बारे में बताया है। मन की 3 अवस्थाएं बताई: चेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन। जो चेतन मन होता है वो प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है, यानी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। अचेतन मन है वो जो भी चीज़ हम याद करते हैं, चाहे कितनी ही याद कर लो, कोई चीज़ हम भूल जाएंगे, फिर वो याद नहीं आती है, तो वो किस में चली जाती है? हमारी अचेतन मन में। अचेतन में क्या होता है कि कोई चीज़ हम भूल गए रख के और थोड़ी देर बाद में हम थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे तो वो याद आ जाती है, तो वो अर्धचेतन मन में है। और 4th ऑप्शन इसमें इदम दिया है। तो इस अमूल के बारे में बताया है कि अमूल ने किताब अलमारी में रख दी, फिर वो भूल जाता है कि मैंने किताब कहाँ रखी। थोड़ी देर बाद में उसे याद आता है कि वो किताब मैंने अपने दोस्त को दी थी। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये है अपनी अर्धचेतन अवस्था। यानी थोड़ी देर के लिए वो भूल गया है, उसके बाद में उसे वापस याद आ रहा है कि वो किताब मैंने दोस्त को दी थी। तो ये अर्धचेतन अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का अर्थ है। एक्शन रिसर्च के बारे में जानते हैं। जो एक्शन रिसर्च है इसके बारे में स्टीफन एम कोरे ने बताया था। इन्होंने बताया कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो विद्यालय के अंदर होने वाली क्रिया ही है, यानी इसका सारा काम स्कूल के अंदर ही होगा और जो भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान यानी तत्काल समाधान किया जाएगा। स्कूल से बाहर का कोई भी आदमी यानी गांव का, समाज का, वो इसका समाधान नहीं कर सकता। देखिए, एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बच्चे क्या करते हैं? शोर करते हैं। तो टीचर तुरंत उनकी जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को कहाँ समझ में नहीं आता है, वो अपना तरीका बदल के उसे समझाने की कोशिश करता है और तुरंत उसी समय यानी तत्काल उनकी समस्या का क्या करता है? समाधान कर देता है। तो ये है क्रियात्मक अनुसंधान। तो ऑप्शन देखिए, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, 3rd ऑप्शन है एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जाता है, 4th है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो 3rd अपना सही है इसमें कि एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जाता है, यानी जो समस्या हमारे सामने आई है उसका तत्काल ही समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों का जरूर होना चाहिए।
पोर्टफोलियो क्या होता है कि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। बच्चे की प्रगति से संबंधित, उसकी कमी से संबंधित, उसकी उपलब्धियों से संबंधित सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो उस पोर्टफोलियो की फाइल के अंदर रखे जाते हैं कि बच्चे ने क्या अचीव किया है, क्या बच्चे में कमजोरियां हैं, ये सारे। तो इसमें पूछा है कि किस किस चीज़ों का इसमें समावेशन होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है विद्यार्थी और विद्यार्थी का, और सेकंड वाला जो डेस है उसमें समावेशन आएगा। सेकंड ऑप्शन में अभिभावक समावेशन, थर्ड में विद्यार्थियों का बहिष्करण, और फोर्थ में अन्य शिक्षकों या समावेशन। जब हम विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो उसमें विद्यार्थी का ही आएगा, तो विद्यार्थी और समावेशन ये ऑप्शन होगा इसमें। फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। जो प्रगतिशील शिक्षा है इसके बारे में जॉन डीवी ने बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, खाली स्लेट के रूप में, यानी ब्लैंक स्लेट है। सेकंड है छोटे वयस्क के रूप में। थर्ड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और फोर्थ है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो बच्चे को हम खाली स्लेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो अपने कुछ न कुछ अनुभव स्कूल में लेकर जाता है। तो खाली स्लेट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। छोटे वयस्क के रूप में भी हम उसे मानते हैं, लेकिन इससे एक ऑप्शन अपना और दे रखा है। थर्ड है निष्क्रिय अनुकारक के रूप में। हम बच्चे की जहाँ भी बात आएगी उसको निष्क्रिय नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चा है वो सक्रिय होता है। फोर्थ है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी सक्रिय खोजकर्ता के रूप में। बच्चा कुछ न कुछ खोजबीन करता रहता है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम विकलांगता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है अधिगम अक्षमता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल हो रही है। तो देखिए, एक तो होता है अपना डिस्लेक्सिया यानी जिसमें पठन संबंधी विकार उत्पन्न होता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, 100 को वाज पढ़ता है, वो है। एक है अपना कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से संबंधित, यानी इसमें गणित संबंधी विकार आता है। एक है अपना डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी जो भी हम लिखते हैं वो ग्राफ पर लिखते हैं, तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी जो बच्चे को कठिनाई आ रही है वो डिस्ग्राफिया में। और एक है ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकास, यानी बच्चा को ध्यान लगाने में अक्षमता पैदा हो रही है कि बच्चा सही से ध्यान नहीं लगा रहा है। कई बार हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें यहीं बैठे रहना है चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चा वहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि उसका ध्यान उस जगह नहीं है, वो जगह जगह घूमता रहेगा। तो इसमें आएगा डिस्ग्राफिया यानी लिखावट संबंधी हमें पूछा है। अगर पठन संबंधी पूछता तो डिसलेक्सिया होता, और अगर कैलकुलेशन से पूछता, गणित संबंधी पूछता या गिनती से संबंधित, तो वो डिसकैलकुलिया में आता। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन कि एक बच्चा है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है उसके प्रतिपादक के बारे में पूछा है। केटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था, और केटल ने तरल वाला दिया था जो केटल और हॉर्नी थे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विकारक सिद्धांत संबंधित है स्पीयरमैन से, थ्रस्टन से, थॉर्नडाइक से, स्किनर से। जो स्पीयरमैन साहब हैं इन्होंने क्या किया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। एक तो इन्होंने जी कारक दिया, दूसरा एस कारक दिया। जो जी कारक था वो सामान्य बुद्धि से था रिलेटेड, और जो एस कारक था वो विशिष्ट बुद्धि से रिलेटेड था। जो जी कारक होता है वो जन्मजात होता है, यानी बुद्धि में हम सबसे ज़्यादा उपयोग उसी का करते हैं, और जो एस कारक होता है वो अर्जित होता है। तो इसका ऑप्शन तो कौन सा है, ए राइट है, स्पीयरमैन। थ्रस्टन ने क्या दिया था, प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, और स्किनर ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया था बुद्धि का। तो
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, यानी जी कारक के बारे में पूछा है। तो आनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि यानी जनरल फैक्टर के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कि बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखने से संभव है। कि बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का जो लेखा जोखा रखा जाता है वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल है जिसमें बच्चे की कमी, उपलब्धि, प्रगति सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये ऑप्शन आएगा अपना पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका व घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर व पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 8th क्लास की एक बुक है जिसके अंदर इस प्रकार के चित्र दिए हुए हैं कि जो शिक्षिका है और घरेलू काम करने वाली है वो तो एक महिला के रूप में है, और एक पायलट और डॉक्टर है उनको एक पुरुष के रूप में दिखाया गया है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट है लिंग भूमिका निर्वाह खेल, यानी रोल प्ले दिखाना चाह रहे हैं। लिंग स्थिरता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग रूढ़िबद्धता। इसमें हमारा एक नाम आता है लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह में क्या होता है कि जेंडर बाइस या जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की जाती है लिंग रूढ़िबद्धता की। कि कई बार कहा जाता है कि लड़कियां होती हैं वो अक्सर गणित में कमज़ोर होती हैं और लड़के गणित में अच्छे होते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल रोल देखने को मिलता है कि लड़कियां अच्छा गाना गाती हैं, लड़के अच्छा गाना नहीं गा सकती। लड़कियां हैं वो घर का काम अच्छे से कर सकती हैं, लड़के इतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो लड़के और लड़की के बीच में जो भेदभाव बताया जा रहा है वो लिंग रूढ़िबद्धता के बारे में बताया जाता है, लिंग पूर्वाग्रह के बारे में बताया जाता है। हमें लड़का और लड़की दोनों को हमेशा इक्वल मानना है, दोनों को ही समान मानना है। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि जो शिक्षिका है और घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला है उनको बताया है, और जो पुरुष के रूप में किसे बताया है, एक डॉक्टर और पायलट को। यानी लड़के हैं वो तो डॉक्टर और पायलट बन सकते हैं, और जो लड़कियां हैं वो अध्यापिका और काम करने वाली के रूप में बस। तो इसका आंसर होगा लिंग रूढ़िबद्धता, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप, कि हमें दोनों के बारे में अलग अलग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल। जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं इनको हम प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं। कौशल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रहणात्मक जो रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। और सामान्यतः कौशल कितने 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो फ्रोबेल महोदय का मानना था कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इनका ये क्रम होता है। फिर मारिया मोंटेसरी आई, इन्होंने बोला कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी लिखना है वो पढ़ने से पहले होता है। फिर एक महोदय और आए, सरयू प्रसाद, इनका मानना था कि सुनना और बोलना और उसके बाद में पढ़ना और लिखना ये दोनों साथ साथ होते हैं। यानी सुनना बोलना अपने क्रम से होंगे, लेकिन लिखना, पढ़ना और लिखना ये दोनों साथ साथ होंगे। तो इसमें हमें अभिव्यक्तात्मक कौशल बोला है। तो हम किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यानी हम बोल के अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं और लिख कर अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये तो हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। दूसरा, अगर हमें ग्रहणात्मक या प्रोडक्ट रिसेप्टिव स्किल्स पूछे तो सुनना, हम सुनेंगे तभी ग्रहण करेंगे किसी बात को, और एक पढ़ेंगे तभी ग्रहण करेंगे। तो सुनना और पढ़ना तो है ग्रहणात्मक कौशल, बोलना और लिखना है अभिव्यक्तात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कि गणित में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है कि गणित है उसमें बच्चों के शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं को
देखिए, आकलन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सीखने के लिए आकलन, दूसरा होता है सीखने का आकलन, और तीसरा होता है सीखने के रूप में आकलन या सीखने के समान आकलन। तो सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या उससे पहले होता है। यानी एक टीचर क्लास में जाता है तो वो बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले जो भी जानकारी पूछता है कि कल हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा आपने, तो वो क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है, उसी दौरान कर रहा है। दूसरा है सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो अर्धवार्षिक होती हैं और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो वो सीखने का आकलन है। और थर्ड है सीखने के समान आकलन, या उसी को बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन, या इसी को बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। यानी बच्चा है वो अपने खुद का आकलन कर रहा है। देखो, पहले क्या होता था कि एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे को किताब दे देता था और पूछता था कि मैं तुम्हें इस चैप्टर में से मुझे ये क्वेश्चन पूछो, तो दूसरा बच्चा उसे क्वेश्चन पूछता था और पहले वाला जवाब देता। तो वो क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन। तो इसका है थर्ड ऑप्शन, सीखने के समान या सीखने के रूप में आकलन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है कि NCF 2005 के अनुसार हमें शिक्षक की क्या भूमिका है, ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिनायकीय, बी है अनुमतिपरक, सी है सुविधादाता की, डी है सत्तावादी की। तो NCF 2005 में बताया गया है कि एक शिक्षक है वो हमेशा सुगमकर्ता या सुविधादाता के रूप में होता है, ना कि सत्तावादी के रूप में। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है, या हमें किसी भी पर्यावरण अध्ययन का भी पूछ सकता है, सामाजिक का भी, किसी का भी पूछ सकता है। तो हर एग्जाम में उद्देश्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करेंगे। बच्चा जितना तार्किक चिंतन करेगा या समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा गणित में होता है, क्योंकि गणित है वो अमूर्त विज्ञान से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है कि NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है। तो अधिगम को हमें क्या मानना है, सक्रिय मानना है और सामाजिक मानना है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है निष्क्रिय, क्योंकि हम निष्क्रिय कभी नहीं मान सकते। हमें बच्चे के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो हमें एक्टिव मानना है बच्चे को हमेशा। सरल, सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सामाजिक, सक्रिय, सरल। और इसमें सेकंड ऑप्शन अपना राइट होगा कि सक्रिय और सामाजिक। एक्टिव मानना है और सामाजिक, क्योंकि बच्चा समाज से ही सब कुछ सीखता है। समाज के अंदर ही आपका विद्यालय है, आस पड़ोस है, सब आता है, मीडिया। फोर्थ क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन की फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया। देखो, फ्राइड ने 3 नाम बताए थे। एक तो दिया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एक दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक दिया नार्सिसिज्म। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्ची होती है यानी लड़की होती है, वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बताया कि जो लड़का होता है वो अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है। और नार्सिसिज्म के अंदर बताया कि बच्चा है वो अपने खुद से ही प्यार करता है, यानी उसे स्व मोह है, यानी खुद से प्यार करेगा, वो किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बालक में अपने पिता की अपेक्षा, यानी बालक को अपने पिता की बजाय माता से अधिक प्रेम करता है। लड़का है वो अपनी माँ से प्यार कर रहा है, यानी ओडिपस ग्रंथि। यहाँ अगर लड़की दिया हुआ होता
और वो अपने पिता से प्यार करती, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी विपरीत लिंगी से क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास को हमें यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।